पिछले पाठ में हमने कई त्वरित समाधान और ऐसी चीजों पर विचार किया जो अल्पावधि में मदद करेंगी। इस अगले पाठ में हम सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में खुशी के बारे में मनोविज्ञान के विज्ञान के कथनों का विस्तार और निर्माण करेंगे। इस विषय में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है? अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण हमारी भावनाओं को कैसे आकार देता है। कृतज्ञता के लिए एक स्थान, वर्तमान में बने रहना, आशा की कला, हम जो विकल्प चुनते हैं। यह सब थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहें। मैं चीजों को उस भाषा में समझाऊंगा जो मुझे उम्मीद है कि कोई भी समझ सकता है। सभी विषयों की तरह, अगर आपको पहले से ही जानकारी है तो बेझिझक आगे बढ़ें। यहाँ मैं वीडियो के प्रायोजक का उल्लेख करना चाहूँगा, हैप्पी ऐप। हैप्पी ऐप एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें बहुत सारे मुफ्त उपकरण हैं जो आपकी उपचार यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ एक आभार पत्रिका स्थान, दोस्ती स्थान और सबसे अच्छी बात यह है कि एआई चिकित्सक हैं जिनसे आप आम लोगों की तरह चैट कर सकते हैं। यह इतिहास का एक रोमांचक समय है। आज ही हैप्पी ऐप की सुविधा और चमत्कारों का अनुभव करें। लिंक विवरण में है। 1970 के दशक में मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परंपरागत रूप से इस क्षेत्र ने मानसिक बीमारी पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन 1970 में एक नया दृष्टिकोण सामने आया। इस नए दृष्टिकोण ने पूछा कि मनोविज्ञान का विज्ञान न केवल बीमारी को कम कर सकता है बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा दे सकता है। इस प्रकार सकारात्मक मनोविज्ञान का जन्म हुआ। सकारात्मक मनोविज्ञान के अनुसार खुशी एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित कई तरह की भावनाएं शामिल हैं। सकारात्मक भावनाओं में शामिल हो सकते हैं अतीत के लिए संतुष्टि, तृप्ति, गर्व। वर्तमान के लिए खुशी, शांति, परमानंद, उत्साह। भविष्य के लिए आशावाद, उम्मीद, विश्वास। ये भावनाएं अलग अलग हैं और जरूरी नहीं कि आपस में जुड़ी हों। उदाहरण के लिए, आप भविष्य के बारे में आशा महसूस किए बिना अपनी पिछली उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकते हैं। इसके विपरीत, आप वर्तमान में कई सुखों का अनुभव कर सकते हैं, जबकि अतीत के बारे में नाराजगी या भविष्य के लिए निराशा को पाल सकते हैं। आनुवंशिक प्रभाव और आधारभूत खुशी। हमारी आधारभूत खुशी हमारे माता-पिता की तरह ही एक सीमा में आती है, जो हमें विरासत में मिले जीन से प्रभावित होती है। एक व्यक्ति के लिए यह सीमा अत्यधिक खुशी और तटस्थता के बीच उतार-चढ़ाव कर सकती है, जबकि दूसरे के लिए यह हल्की खुशी और गहरे दुख के बीच झूल सकती है। जीवन की घटनाएं अस्थायी रूप से हमारे मूड को बढ़ा सकती हैं, लेकिन हम आम तौर पर अपनी आनुवंशिक आधारभूत रेखा पर लौट आते हैं। उत्साहजनक खबर यह है कि हम अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानें कैसे। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि बचपन की पीड़ा हमें वयस्क होने पर कैसा महसूस होता है, इस पर ही निर्भर करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बात का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत हैं। सबूत बताते हैं कि बचपन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है, उसका बाद के जीवन में हमारी खुशी की आधारभूत सीमा पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जीवन में संतुष्टि को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक मनोविज्ञान हमें अपने अतीत को सकारात्मक नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय सीखे गए सबक, उपलब्धियों और लचीलेपन के क्षणों पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, अपने अतीत के किसी निराशाजनक अनुभव पर विचार करें। निराशा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस समय के दौरान आपके द्वारा विकसित की गई ताकत और लचीलेपन पर विचार करें।
उस अनुभव ने आपके विकास में कैसे योगदान दिया? ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जो बताते हैं कि अतीत के बारे में कड़वाहट को दूर रखने के बजाय सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना संतुष्टि के लिए कहीं अधिक अनुकूल है। यह हमें कृतज्ञता के अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। शोध से पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता की स्थिति में अधिक समय बिताते हैं, वे अधिक खुश भी होते हैं, और इसके विपरीत, जो लोग कड़वाहट और आक्रोश के विचारों के साथ अधिक समय बिताते हैं, वे कुल मिलाकर कम खुश महसूस करते हैं। कॉलेज के छात्रों से जुड़े एक अध्ययन में, जिन्होंने कृतज्ञता पत्रिका रखने का अभ्यास किया, उनके स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पाए गए। इन छात्रों से नियमित रूप से उन चीजों को लिखने के लिए कहा गया जिनके लिए वे आभारी थे। निष्कर्षों से पता चला कि जिन लोगों ने कृतज्ञता पत्रिका रखी, उन्होंने अनुभव किया बढ़ी हुई खुशी। छात्रों ने कृतज्ञता पत्रिका न रखने वालों की तुलना में समग्र खुशी के उच्च स्तर की सूचना दी। बेहतर मूड। कृतज्ञता के क्षणों को नियमित रूप से रिकॉर्ड करने से अधिक सकारात्मक मूड और भावनाएं पैदा हुई। तनाव और अवसाद में कमी। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव और अवसाद के लक्षणों की भावनाओं को कम करने में मदद मिली। बेहतर कल्याण की भावना। कृतज्ञता पत्रिका रखने से समग्र कल्याण और जीवन संतुष्टि की भावना में वृद्धि हुई। ये परिणाम भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में कृतज्ञता अभ्यास की शक्ति को उजागर करते हैं। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास प्रस्तुत है जिसे आप आजमा सकते हैं। अगले 2 हफ्तों के लिए हर दिन के अंत में 5 मिनट का समय निकालें। एक नोटपैड लें और चुपचाप बैठकर अपने दिन के बारे में सोचें। उस पल में उन सभी चीजों की सूची बनाने के लिए समय निकालें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी महसूस करते हैं। यह लोग, घटनाएं या यहाँ तक कि दिन में आपकी खुद की लचीलापन या दृढ़ संकल्प भी हो सकता है। आप अपने सिर पर छत, अपने पेट में भोजन या उस छत के नीचे प्रियजनों के लिए आभारी हो सकते हैं। अब एक टेस्ट है जिसे आप हैप्पी ऐप पर दे सकते हैं, जो आपके कृतज्ञता के स्तर को माप सकता है। वास्तव में यह जानने के लिए कि इस अभ्यास का क्या प्रभाव हो रहा है, मैं आपको 2 सप्ताह की शुरुआत में और फिर अंत में फिर से टेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अभ्यास करने से इसमें क्या बदलाव आया? सकारात्मक मनोविज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान में मौजूद रहना हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है। हम में से कई लोग अपनी पिछली गलतियों, कठिनाइयों या आघातों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी से फंस सकते हैं, या फिर कल के बारे में चिंता करने की भविष्य की मानसिकता में फंस सकते हैं। बाइबल इसे अच्छी तरह से कहती है जब यीशु ने मैथ्यू 6:34 में कहा, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद करेगा। प्रत्येक दिन की अपनी ही परेशानियां हैं। जब आप अतीत या भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान और सभी संभावित सुंदर क्षणों और अनुभवों को खो रहे होते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान हमें वर्तमान का आनंद लेने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सचेत रहने, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने और कृतज्ञता को बढ़ावा देने के बारे में है। अपने जीवन में अभी कुछ सकारात्मक हो रहा है, इसके बारे में सोचने के लिए एक पल निकालें। यह एक व्यक्तिगत उपलब्धि, एक सार्थक रिश्ता या सुंदरता का एक पल हो सकता है। इस सकारात्मक पहलू को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना आपके समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में एक और बात यह है कि जीवन के अधिकांश समय में डर की स्थिति वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जो अभी हो रहा है, बल्कि कुछ ऐसा है जो भविष्य में हो सकता है। इसमें हमारे पास बेचैनी, चिंता, चिंता, भय, घबराहट आदि की भावनाएं होती हैं। वर्तमान में होने वाली चीजों के साथ हम कार्य करने के लिए सशक्त होते हैं, जबकि भविष्य में होने वाली चीजों के लिए हम बहुत कम सशक्त होते हैं।
हम जीवन में हर संभव परिणाम को कवर नहीं कर सकते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं तो हम हमेशा कम पड़ जाते हैं और वर्तमान में कीमती अनुभवों को खो देते हैं। वर्तमान में स्थायी संतुष्टि के बारे में सकारात्मक मनोविज्ञान हमें जो दूसरा महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है, उसे प्रवाह की अवस्था कहते हैं। यह कुछ ऐसा है जिस पर हमने पिछले पाठ में चर्चा की थी। क्षणभंगुर सुखों के विपरीत प्रवाह संतुष्टि के विचार और ध्यान की अवस्था पर केंद्रित होता है, जहां समय गायब हो जाता है। ध्यान और एकाग्रता की ऐसी गहरी अवस्था में कोई भावना, कोई आत्मचेतना या आत्मबोध नहीं होता। समय स्थिर लगता है। प्रवाह की अवस्था किसी ऐसी चीज में पूरी तरह से तल्लीन होने की अवस्था की तरह होती है, जिसमें गहरी दिलचस्पी होती है और जिसके लिए आम तौर पर आपका पूरा ध्यान चाहिए होता है। कई गतिविधियां किसी व्यक्ति को प्रवाह की अवस्था में ले जा सकती हैं, हालांकि सभी लोग ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। संतुष्टि आत्मावशोषण को दूर करती है, और संतुष्टि से जितना अधिक प्रवाह होता है, व्यक्ति उतना ही कम उदास होता है। मार्टिन सेलिगमैन द्वारा प्रामाणिक खुशी। आनंद और संतुष्टि में अंतर है। उदाहरण के लिए, टीवी देखते हुए कोई व्यक्ति पूरी तरह से विचलित और मनोरंजन कर रहा हो सकता है, लेकिन शो समाप्त होने के बाद वह जल्दी से अपनी पिछली भावना की स्थिति में लौट आता है। हॉट चॉकलेट संडे में गोते लगाने वाले किसी व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही है। अब एक संगीतकार का दूसरा उदाहरण लें, जो अपने हुनर को निखार रहा है। वे पियानो पर एक नया गाना बजा रहे हैं, पूरी तरह से उस गतिविधि में लीन है। घंटों बीत जाते हैं, जो मिनटों की तरह लगते हैं। फिर वे आखिरकार धुन को सही कर लेते हैं। उनकी उंगलियां बिजली की गति से नोट्स पर थिरकने लगती हैं। फिर वे समय को पकड़ते हैं और अभ्यास पूरा करते हैं, लेकिन कुछ रह जाता है। यह उपलब्धि की गहरी भावना है कि उन्होंने अपने प्रदर्शनों की सूची में एक नया गाना जोड़ा है। उन्होंने किसी ऐसी चीज में अपना कौशल बढ़ाया है जो सचमुच मेज पर भोजन रखेगी और उनकी आत्मा को गहराई से पोषित करेगी। ये सभी तत्व वर्तमान में प्रवाह और पूर्ति की अवस्थाओं के मूल में हैं। प्रवाह की अवस्था केवल विचलित होने की अवस्था के बारे में नहीं लगती है, बल्कि यह उपलब्धि, महारत और जुनून की भावना से जुड़ी होती है। शोध से पता चलता है कि जो लोग अधिक बार प्रवाह की अवस्था में प्रवेश करते हैं, वे उस समय और बाद में जीवन में खुशी के पैमाने पर बेहतर स्कोर करते हैं। भविष्य के लिए आशा और आशावाद शक्तिशाली भावनाएं हैं। जब हमारे पास इनकी कमी होती है या हम स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर चले जाते हैं, तो हम भयानक महसूस कर सकते हैं। वास्तव में, एक अर्थ में, भविष्य के बारे में आपकी सोच एक स्वपूर्ति वाली भविष्यवाणी बन सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, तो आपके द्वारा पहले प्रयास करने या कठिनाई और असफलता का सामना करने की संभावना बहुत कम है। इसलिए आशा और आशावाद न केवल वर्तमान में बेहतर भावनाएं पैदा कर सकते हैं, बल्कि वे आपको अपने जीवन में एक स्थायी बदलाव लाने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको आशा का निर्माण करने और भविष्य के बारे में अपनी सोच बदलने के तरीके के बारे में बताऊंगा। सकारात्मक मनोविज्ञान में आपकी आशावाद शैली के दो महत्वपूर्ण आयाम स्थायित्व और व्यापकता है। मुझे समझाएं। स्थायित्व के लिए, जब हम अपने बारे में, अपनी स्थिति या किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो हम इसे या तो अल्पकालिक स्थिति या कुछ अधिक स्थायी के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। जो लोग इसे ज्यादा स्थायी भाव से देखते हैं, वे खुद को जीवन में असफल मानते हैं, जिन्हें कभी आराम नहीं मिल सकता। ज्यादा सकारात्मक लोग जो इसे कम स्थायी भाव से देखते हैं, वे सोच सकते हैं कि उनका दिन खराब था या उन्होंने उस विशेष परीक्षा के लिए ठीक से तैयारी नहीं की। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। ज्यादा स्थायी भाव।
आहार कभी काम नहीं करते। कम स्थायी भाव के साथ, यह आहार काम नहीं करता। ज्यादा स्थायी भाव, मेरा बॉस बहुत ज्यादा आलोचनात्मक है। कम स्थायी भाव, मेरा बॉस बस एक खराब दिन बिता रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि समस्या कितनी स्थायी है? इस बारे में आपका नजरिया भविष्य के लिए आपकी आशा के स्तर को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये सभी नकारात्मक स्थितियां हैं, लेकिन सकारात्मक स्थितियों के लिए विपरीत भी सच हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक दौड़ जीतते हैं। सकारात्मक, दीर्घकालिक सोच का मतलब है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। नकारात्मक, अल्पकालिक सोच का मतलब है कि आप बस भाग्यशाली हैं। अब अगर हम व्यापकता के आयाम को देखें, तो यह इस बात से संबंधित है कि एक समस्या या असफलता हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में कैसे फैलती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपनी परीक्षा में असफल हो जाता है, वह घर आने पर, काम पर जाने पर या अगली रात किसी पार्टी में दुखी होता है। उच्च व्यापकता के कारण निराशा उनके जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में फैल गई है। दूसरे के लिए, कक्षा से बाहर निकलते ही निराशा की भावना उन्हें छोड़ देती है। कम व्यापकता, आमतौर पर ज्यादा खुश और आशावादी लोग वे होते हैं जो अपनी नकारात्मक स्थितियों को ज्यादा अस्थायी और अपनी सकारात्मक स्थितियों को ज्यादा स्थायी मान सकते हैं। वे जीवन में अपनी नकारात्मकताओं को अलग करने और अलग करने में भी सक्षम होते हैं, ताकि वे उनके बाकी जीवन को प्रभावित न करें। फिर भी अच्छी घटनाओं को गले लगाते हैं और उन्हें पकड़ते हैं ताकि वे ऐसा करें। ये लोग सुपर आशावादी होते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के जनक मार्टिन सेगेलमैन के अनुसार, हमारे पास आशा है या नहीं, यह दो आयामों पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य के अस्थायी और विशिष्ट कारणों के साथ साथ अच्छी घटनाओं के स्थायी और सार्वभौमिक कारणों को खोजना आशा की कला है। दुर्भाग्य के स्थायी और सार्वभौमिक कारणों और अच्छी घटनाओं के अस्थायी और विशिष्ट कारणों को खोजना निराशा का अभ्यास है। अच्छी खबर यह है कि आशावाद और आशा को सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आगे क्या करना है सीबीटी पर हमारे पाठ में। यह हमारे विचारों और विश्वासों को चुनौती देने से अलग नहीं है। यहाँ एक अभ्यास है जिसे आजमाया जा सकता है। अगले हफ्ते जब कुछ आपके हिसाब से न हो, तो उसे नकारात्मक घटना कहें और अपने विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। एबीसीडी पर ध्यान दें, जहां ए पूर्ववर्ती या सक्रिय करने वाली घटना है, बी वह विश्वास है जो हमारे भीतर सक्रिय होता है, और सी उन भावनाओं का परिणाम है जो उत्पन्न होती हैं। जब आपके पास घटना को संसाधित करने का समय हो, तो आपके लिए समीकरण में विवाद या डी जोड़ने का समय आ गया है। इस तरह हम अपनी सोच को निराशावादी से आशावादी में बदलते हैं और इस प्रक्रिया में आशा की मानसिकता उत्पन्न करते हैं। दुर्भाग्य के अस्थायी और विशिष्ट कारणों के साथ साथ अच्छी घटनाओं के लिए स्थायी और सार्वभौमिक कारणों को खोजने वाले उन विचारों पर विवाद करें। तो संक्षेप में हमने सीखा कि जिस तरह से हम अतीत को गर्व जैसी भावनाओं के साथ, वर्तमान को कृतज्ञता जैसी भावनाओं के साथ और भविष्य को आशा जैसी भावनाओं के साथ देखते हैं, वह हमें अधिक स्थायी खुशी पाने में सक्षम बनाएगा। इनमें से प्रत्येक को सक्रिय करना सीखना भी हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होने का एक प्रभावी उपकरण है, और एक या दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प हमें परेशानी के समय में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम भविष्य के बारे में निराश महसूस कर रहे हैं, तो हम अभी पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। जो हमारे पास है उसे देखें और वर्तमान के लिए कृतज्ञता महसूस करें। यदि हम वर्तमान में कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो हम भविष्य में आगे देखने के लिए सभी चीजों को देखने का विकल्प चुन सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा वर्तमान दुख अस्थायी है। यदि हम वर्तमान और भविष्य के साथ संघर्ष करते हैं, तो हम अतीत को देखना चुन सकते हैं और जो हमने हासिल किया है और जिन कठिनाइयों को हमने दूर किया है,
उसके लिए गर्व की भावना महसूस कर सकते हैं। चाहे आप जीवन में कहीं भी हों, आप अपने जीवन के उन हिस्सों से खुशी की भावना प्राप्त करना चुन सकते हैं जिनके बारे में आप सकारात्मक महसूस करते हैं। इसके अलावा, जब आप अपनी कृतज्ञता पत्रिका में प्रतिदिन लिख रहे हों, तो मैं आपको हर दिन 2 अतिरिक्त बिंदु जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। पहला बिंदु वह है जिस पर आपको अपने अतीत से गर्व है, चाहे वह कोई ऐसी मुश्किल बात हो जिस पर आपने विजय पाई हो या शायद कोई अच्छा काम किया हो। अगला बिंदु वह है जिसके बारे में आप भविष्य में आशावान हैं। आप सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना चुन रहे हैं, जिन्हें आप बनाए रख सकते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हुए आप उस भविष्य में खुद को पहले से ही उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए या उस तक पहुंचते हुए देखने के लिए समय निकाल सकते हैं। ऐसा हर रात करें, आदर्श रूप से सोने से पहले। ऐसा करने से न केवल आपका मूड ठीक होगा, बल्कि यह आपको जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए प्रयास करने और उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। यह आपको जागने और बिस्तर के दाईं और दिन की शुरुआत करने के लिए एक सकारात्मक मानसिकता भी देगा। अगले पाठ में हम अपने बारे में हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात करने जा रहे हैं और यह कैसे खुशी के समीकरण में प्रवेश करता है। तो सकारात्मक मनोविज्ञान पर हमारा विषय समाप्त हो गया। हमारे अगले पाठ में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम अपने बारे में जो दृष्टिकोण रखते हैं वह हमारी खुशी को कैसे प्रभावित करता है और उस दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए कैसे आकार दिया जाए। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। अगर मैंने आपकी मदद की है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप मेरे पेट्रियन अकाउंट में एक छोटा सा दान देकर या अमेज़न पर मेरी खुशी की पुस्तिका लेकर मेरा समर्थन करने के बारे में सोचें। लिंक विवरण में है। आपकी मदद से मैं इन कोर्स को बनाना जारी रख सकता हूँ, दूसरों तक पहुँच सकता हूँ और हर भाषा में खुशी फैला सकता हूँ।